हेलो फ्रेंड्स, अब पढ़ाई की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? बिंदास होंगे आप तो अच्छे होंगे। लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का पढ़ रहे थे, जिसमें फैक्टर्स पढ़ रहे थे। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसमें के पढ़ लिया था, कंसंट्रेशन पढ़ ली थी, टेम्परेचर पढ़ लिया था। इसमें टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। जो टेम्परेचर पढ़ा था वो इंटरमीडिएट संकुल के हिसाब से पढ़ा था, मध्यवर्ती, जिसको किसने बताया था? अरेनियस के समीकरण से, अरेनियस इक्वेशन से हमने समझ लिया था। अब पढ़ते हैं कैटेलिस्ट। अब कैटेलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, समझना। जैसे टेम्परेचर में जो ग्राफ बनाए थे वो किसके मध्य था? एनर्जी का मतलब यहाँ ऊर्जा क्या है, यहाँ ऊर्जा। इस साइड थे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अभिक्रिया निर्देशांक। किसके मध्य थे? अभिक्रिया के जो भी निर्देशांक हो, अभिक्रिया के निर्देशांक, और उसके मध्य ये ग्राफ ऐसे आता था। यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ क्या होता है? जैसे एक ए और बी रिएक्टेंट है, प्लस सी से यहाँ इंटरमीडिएट बनता था। क्या बनता था? और यहाँ उत्पाद बन जाते थे। ये क्या कहलाती थी? एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी किसके लिए? रिएक्टेंट को इतनी अतिरिक्त एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, जिससे वो इसको पार कर ले, इंटरमीडिएट बना ले। इंटरमीडिएट कैसा होता था? अनस्टेबल। अनस्टेबल से क्या बन जाता था? प्रोडक्ट। ये किसमें पढ़ा था? टेम्परेचर अरेनियस इक्वेशन में। अब क्या है? उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक कैटेलिस्ट। अभिक्रिया कैटेलिस्ट क्या करता है? क्या तो अभिक्रिया की वेग को बढ़ाता है या घटाता है। फिर समझना। अब आ जाएगी अभिक्रिया के वेग को कैटेलिस्ट किस प्रभाव प्रभावित करता है, तो आपको कैसे लिखना है। जैसे ये डायग्राम है, यहाँ रिएक्टेंट है और यहाँ है प्रोडक्ट, यहाँ है रिएक्टेंट। ये एनर्जी क्या कहलाती थी? रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी। रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी ये क्या कहलाती थी? प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी, प्रोडक्ट की औसत ऊर्जा। यहाँ रिएक्टेंट जैसे H और H प्लस I और I, यहाँ क्या करते हैं? टक्कर करते हैं, यहाँ इंटरमीडिएट बनाते हैं, यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है HI प्लस HI, ये प्रोडक्ट बन गया। अब कोई भी उत्प्रेरक यहाँ से क्या तो समझना, क्या तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? क्या एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। लेकिन उत्पाद वैसे बनता है, प्रोडक्ट वैसे बनता है। ये उत्प्रेरक विष नेगेटिव कैटेलिस्ट। कौन सा कैटेलिस्ट? नेगेटिव कैटेलिस्ट है। और ये क्या है? पॉजिटिव कैटेलिस्ट। पॉजिटिव कैटेलिस्ट है धनात्मक। अब ये पॉजिटिव समझना, ये पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या कर रहा है? पहले रिएक्टेंट को यहां से यहाँ की एनर्जी चाहिए थी, इतनी एनर्जी चाहिए थी। अब एनर्जी क्या चाहिए? कम चाहिए। एनर्जी क्या चाहिए? कम चाहिए। उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक या पॉजिटिव कैटेलिस्ट अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? घटा देता है। अब कम एनर्जी में जहां पहुंच जाएगा, इसका वेग क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। दूसरा उत्प्रेरक, नेगेटिव उत्प्रेरक अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी को यहां तक पहुंच ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई, तो इसको टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। अभिक्रिया के रेट को क्या कर देगा? घटा देगा। सॉरी, क्या कर देगा? घटा देगा, जहां बढ़ा देगा। अब क्वेश्चन आता है उत्प्रेरक कैटेलिस्ट। पहला कैटेलिस्ट कौन से? इंटरमीडिएट के हिसाब से काम करेगा। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स सिद्धांत, प्रिंसिपल पर काम करता है। पहला पॉइंट आप लिखना हो तो कौन से सिद्धांत पर? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पर? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स सिद्धांत। दूसरा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या तो घटाता है, क्या बढ़ाता है? पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव कैटेलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? घटा देता है। इस ग्राफ को नीचे ले आया, इतनी ऊर्जा कम चाहिए, इतनी ऊर्जा कम चाहिए, और इसको इतनी ऊर्जा ज्यादा चाहिए। अभिक्रिया के वेग को घटाता रहो। लेकिन कैटेलिस्ट स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करता, खुद में अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करता। दूसरा, यहां से यहां की एनर्जी, ये डिफरेंस क्या कहलाता था? डेल्टा एच।
क्या कहलाता था, डेल्टा एच। पहले भी जब कैटलिस्ट नहीं था तो भी डेल्टा एच इतना ही था, जब कैटलिस्ट है तो भी इतना ही है, पॉजिटिव है तो भी इतना ही है, डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं होता, डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं होता। अब कभी भी आए तो सीधा सीधा लिखना है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है या बढ़ाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है या घटाता है, अभिक्रिया के वेग को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। लेकिन अभिक्रिया की उष्मा में, डेल्टा एच में, हीट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं करता, न डेल्टा जी में चेंज करता है, न ही केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल रासायनिक साम्य स्थिरांक में चेंज करता है। सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को घटाता और बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को घटाता और बढ़ाता और घटाता है। कैसे, इस जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करके और अधिक करके, कौन से सिद्धांत पर, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल पर काम करता है। किस पर काम करता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल पर। ये क्या किया, जैसे ये रिएक्टेंट थे H और I, जहां थे पहले इस रास्ते से जाते थे, पहले इस पाथ से जाते थे, अब ये इसको कैटलिस्ट कोई दूसरा पाथ क्या कर देता है, दूसरा पाथ प्रोवाइड करवा देता है, कोई दूसरा पाथ प्रोवाइड करा दिया तो क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी घट गई, यह एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई। ये था कैटलिस्ट का प्रभाव। कैटलिस्ट का क्या था, प्रभाव, इफेक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट कैसे करता है, समझ में आ गया होगा। बस एक ही है, किस पर, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या तो कम करेगा या अधिक करेगा, कम करेगा या अधिक करेगा। इसके बाद समझना आगे का टॉपिक, आगे का टॉपिक है फर्स्ट लेक्चर, याद करना। फर्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ा था, केमिकल काइनेटिक्स में हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। पहला रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा फैक्टर्स, तीसरा मैकेनिज्म, किसकी, रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म तीसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब समझना रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझना, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, या इसको बोलते हैं कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। या इसी से रिलेटेड है एनर्जी ग्राफ, ऊर्जा आरेख। अब एक ही बात है, यदि क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया क्रियाविधि क्या है, टक्कर सिद्धांत क्या है, या ऊर्जा आरेख क्या है, तो आपको एक ही आंसर लिखना है। क्या लिखना है, एक ही आंसर। अब कैसे है, एक ही आंसर, इसको वापस उसी से समझते हैं, टेम्परेचर के इफेक्ट से समझते हैं, टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत वापस समझना, किस किस के मध्य, एनर्जी, ऊर्जा, इस साइड क्या है, एनर्जी, इस साइड क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया निर्देशांक, रिएक्शन कोऑर्डिनेट के मध्य ग्राफ खींचे, समझना, के मध्य ग्राफ खींचे। मैं एक बार ये ग्राफ खींच रहा हूं, जहां प्रोडक्ट बन गया, यहां क्या बन गया, प्रोडक्ट। यहां समझने की कोशिश करना, इस टक्कर सिद्धांत में क्या कहा गया, पहला पॉइंट, टक्कर सिद्धांत। पहला तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है ना, गैस के अणुओं की गतिक सिद्धांत, गैसों का गतिक सिद्धांत, उसके अनुसार है, सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। किस पर डिपेंड करता है, गैसों के गतिक सिद्धांत। जैसे गैस में अणु टकराते हैं, वैसे ही इसमें भी क्या करेंगे, रिएक्शन में क्या करेंगे, मॉलिक्यूल टकराएंगे। दूसरा, इसमें दूसरा पॉइंट, जो मॉलिक्यूल है उसको कैसा माना गया, सॉलिड माना गया, ठोस माना गया। अब समझना, ठोस मान लिया, जैसे कोई भी रिएक्टेंट ले लिया मैं, कोई भी रिएक्टेंट, वापस यहां कोई भी रिएक्टेंट ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं H और H, ये रिएक्टेंट है, किससे अभिक्रिया करेंगे, I और I में। अब काइनेटिक थ्योरी में क्या गया, गैसों के गणित सिद्धांत के अनुसार, गतिक गैसों काइनेटिक सिद्धांत के अनुसार टकराएंगे। दूसरा, इसको क्या माना गया है, जैसे इस H को क्या मान लिया गया, सॉलिड, इसको भी क्या मान लिया गया, सॉलिड। ये समझना, ये टकराएंगे, क्या करेंगे, ठोस के अणु, ठोस के मॉलिक्यूल, सॉलिड के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। टकराने से, टकराते क्यों,
क्योंकि इनको क्या मिल सके, एक्टिवेशन एनर्जी, पहला। तीसरा पॉइंट है मॉलिक्यूल सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको ईए बोलते थे। ईए को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। अब समझना, इसके पास जो रिएक्टेंट था, इसके पास ये एनर्जी तो पहले से थी, HR, औसत एनर्जी तो थी। अब इस रिएक्टेंट को टकराया, टकराने के बाद इसको इतनी एनर्जी चाहिए, टकराने के बाद ये को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अगर टकराने के बाद इसके पास इतनी एनर्जी हो जाती है ये के बाद, तो यह क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कौन सा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, जो कैसा होता है, एच टाइप। कैसा होता है, एच टाइप। जे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, यहां लिख रहा हूं, टक्कर के बाद जिन टकराए जिन भी परमाणु के पास अगर एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा है, उससे अधिक ऊर्जा है, उसको क्या बोलेंगे, वो क्या बना लेगा, उत्पाद। क्या बना लेगा, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा वाले एटम, जो भी ये एटम्स है जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी है इससे अधिक, वो क्या बना लेंगे, उत्पाद। आप समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं। ये टकराए, टकराने के बाद सपोज करो पहले टकराए, टकराने के बाद इतनी ऊर्जा नहीं मिली तो क्या नहीं बनेगा, उत्पाद। अब मैं क्या, वो ही कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन होंगी जो टकराने के बाद ईए या उससे अधिक क्या कर ले, ऊर्जा प्राप्त कर ले। इन टक्करों को क्या बोलेंगे, प्रभावी टक्कर। सभी टक्कर प्रभावी नहीं होती, इफेक्टिव टक्कर नहीं होती, सभी टक्कर इफेक्टिव टक्कर नहीं होती, प्रभावी, सभी टक्करें प्रभावी टक्कर नहीं होती। केवल वही टक्कर, केवल वही कोलिजन प्रभावी होगा जिसके टकराने के बाद क्या बन जाए, ये या उससे अधिक ऊर्जा हो उसके पास। दूसरा एक ओरिएंटेशन होता है, जैसे ये मार्कर मैंने पकड़ रखा है, समझने की कोशिश करना, मार्कर मैंने पकड़ रखा है। अब मार्कर को मैं घुमाना चाहता हूं तो यहां से फोर्स लगाऊंगा, यहां से। अगर मैं इसको यहां से पकड़ के खींचूं तो नीचे नहीं आ रहा, अर्थात सही स्थान कौन सा है, सही स्थान कौन सा है, जे। सही स्थान कौन सा है, जे। जैसे कोई भी, जैसे ये मोलिक्यूल H का, H हाइड्रोजन है, इसको इस साइड से सपोज करो मैं टक्कर मारूं, टक्कर मारने पर उत्पाद नहीं बनता हो, नहीं बना। दूसरा इस साइड से मैंने टक्कर मारा, इस साइड से, तो उत्पाद बनता है। अर्थात टक्कर वो प्रभावी होगी जो सही दिशा में लगे, टक्कर वो प्रभावी होगी जो सही दिशा में, राइट ओरिएंटेशन में लगे, सही अभिविन्यास पर लगे। प्रभावी टक्कर ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, राइट ओरिएंटेशन होना चाहिए। पर राइट का मतलब सही, उपयुक्त अभिविन्यास होना चाहिए। उपयुक्त क्या होना चाहिए, अभिविन्यास। दूसरा, अब इससे एक्टिवेशन एनर्जी, ये प्रोडक्ट था, ये क्या, सॉरी ये क्या था, रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो थी, उसको कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी और चाहिए। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट यहां पहुंच जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन मैंने उसमें बताई थी, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए या रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट संकुल तक पहुंचने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इससे किसकी परिभाषा भी दी गई, एक्टिवेशन एनर्जी की परिभाषा भी दी गई, सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा। किसकी, जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोलेंगे, यहां से लिख लेना साथ साथ। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए इसके अलावा ऊर्जा, ये तो है, इसके अलावा जितनी ऊर्जा चाहिए उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, सक्रियण ऊर्जा में एक्स्ट्रा एनर्जी वर्ड आएगा, क्या आएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी। क्या आएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी। आठवां,
ये जोड़ दे प्लस ये रिएक्टेंट, इसके पास खुद की एनर्जी है, जिसमें खुद की एनर्जी है, प्लस मेरे को कुछ एनर्जी दी जाए, तो प्रोडक्ट में मेरी खुद की प्लस जो मेरे को एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, दहली ऊर्जा। कुल एनर्जी रिएक्टेंट को किसमें बदलने के लिए, प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो कुल ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए, कुल ऊर्जा। जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी ये थी ये, क्या थी ये और HR, इसको जोड़ दिए ये प्लस ये क्या कहलाएगी, कुल ऊर्जा। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी या दहली ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, दहली ऊर्जा। इसके लिए कि एक तो क्या, इस टक्कर सिद्धांत के लिए एक तो क्या जरूरी है, एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि इसको पार कर ले। दूसरा क्या होना चाहिए, राइट ओरिएंटेशन होना चाहिए, राइट ओरिएंटेशन। अब ये राइट ओरिएंटेशन ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो, जैसे कोई भी एग्जांपल लू, एग्जांपल से समझाता हूं मैं, ये एग्जांपल से समझा रहा हूं। राइट ओरिएंटेशन, राइट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने CH3Br लिया, क्या लिया, CH3Br, इसकी अभिक्रिया OH से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, OH से। अगर ये इस दिशा से टकराता है, समझना Br की दिशा से टकराता है OH, तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई भी प्रोडक्ट। अर्थात ये टक्कर कैसे नहीं थी, प्रभावी नहीं थी, क्या कैसे नहीं थी। अगर OH इस दिशा से टकराता है, जैसे जहां OH इस दिशा से टकराता है, ये Br होगा, ये H होगा, ये OH इस दिशा से टकराता है तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट, ये Br निकल जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है, क्या बन जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, ओरिएंटेशन, ये अगर इस दिशा से टकरा रहा है तो कौन सी टक्कर होगी, प्रभावी टक्कर होगी, क्या होगा, राइट ओरिएंटेशन होगा। अगर इस दिशा से टकराता है, Br से टकराता है, तो प्रभावी टक्कर नहीं होगी, प्रभावी टक्कर नहीं होगी। तो प्रभावी टक्कर के लिए दो चीज जरूरी है। अब वापस में प्रभावी टक्कर के लिए, एक तो टक्कर होने के बाद उसके पास कितनी ऊर्जा आ जानी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, कितनी ऊर्जा आ जानी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा। दूसरी, टक्कर सही दिशा में होनी चाहिए, तभी क्या बनेगा, प्रोडक्ट। अब दूसरा, प्रभावी टक्कर की सीधी सीधी परिभाषा में बोलूं, डेफिनेशन में बोलूं, तो ऐसी टक्कर जिससे उत्पाद का निर्माण हो जाए, जिससे किसका निर्माण हो जाए, प्रोडक्ट का निर्माण हो जाए, वे ही टक्कर इफेक्टिव टक्कर होंगी, वे ही कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होंगे जिनसे प्रोडक्ट का निर्माण हो जाए। वो किसमें कहा गया, किसमें कहा गया, टक्कर सिद्धांत में। किसमें कहा गया, टक्कर सिद्धांत में। वापस टक्कर सिद्धांत के पॉइंट लिख रहा हूं, समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है 12th एग्जाम में। टक्कर सिद्धांत या विक्रिया की मैकेनिज्म क्या है। पहला, यहां से ये एनर्जी और इसके मध्य ग्राफ था, एनर्जी और इसके मध्य, पहला क्या था, किसके, कौन सी संकल्पना पर आधारित है, गैसों की गतिक संकल्पना पर। दूसरा, एक तो गैसों की गति, इस साइड पॉइंट लिख रहा हूं, गैसों की गतिक संकल्पना पर। पहला पॉइंट क्या था, गैसों की गतिक परिकल्पना पर आधारित है। दूसरा, कैसा बना गया है, ठोस, कैसा माना गया है, ठोस। तीसरा, सक्रिय ऊर्जा की क्या दी गई है, डेफिनेशन, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन कैसे, टक्कर के पश्चात एक्टिवेशन एनर्जी, कोई भी रिएक्टेंट टक्कर के पश्चात इतनी ऊर्जा प्राप्त कर ले जिससे वो प्रोडक्ट में क्या बदल जाए, आसानी से बदल जाए। अर्थात रिएक्टेंट के पास अतिरिक्त ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा में क्या आएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी, क्या आएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी। चौथा, उसके बाद थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसमें क्या आएगा, टोटल एनर्जी, इसमें क्या आएगा, टोटल एनर्जी, जे प्लस ये, जे प्लस जे, टोटल एनर्जी। पांचवा, इसमें किसकी डेफिनेशन दी गई है, प्रभावी टक्करों की, इसमें किसकी डेफिनेशन दी गई है, प्रभावी टक्कर की। प्रभावी टक्कर में क्या, एक तो ईए से ज्यादा, ईए के बराबर या ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। दूसरा, ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ओरिएंटेशन राइट होना चाहिए। ये नहीं कि समझाया था ना अभी,
जैसे इस ओरिएंटेशन मार्कर को घुमाने के लिए ओरिएंटेशन यहां से पकड़ के बल लगाना होगा, नहीं कि यहां से पकड़ के मैं खींच लूं, यहां से पकड़ के खींचूंगा तो नहीं होगा। टक्कर इस साइड से होनी है तो इस साइड से करनी है, न कि इस साइड से करनी है। टक्कर क्यों करते हैं? सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त, कोलिजन क्यों करते हैं? सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। अब समझना, इंटरमीडिएट बनता है, जो इंटरमीडिएट बनेगा इसमें क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। अब इसमें क्या हुआ? टक्कर के पश्चात यहां तो क्या होंगे? बॉन्ड टूटेंगे। रिएक्टेंट के क्या होते हैं? बॉन्ड टूटते हैं। क्या होते हैं? बॉन्ड टूटते हैं। तथा प्रोडक्ट के बॉन्ड क्या होते हैं? बनते हैं। अब टकराएंगे, टकराने के पश्चात जैसे यहां टकराए, इसके बॉन्ड टूटेंगे, जो बना उसमें बॉन्ड क्या होंगे? बनेंगे। जो बना उसमें बॉन्ड क्या होंगे? बनेंगे। ये क्या कहलाई? टक्कर थ्योरी। और इसके लिए भी वही इक्वेशन है जो अरेनियस समीकरण थी। आर बराबर रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये था। लेकिन इसने जेड ए बी यूज किया के की जगह, जेड ए बी, क्योंकि इसने रिएक्टेंट ए से क्या लिया था? बी लिया। रिएक्टेंट क्या लिया था? ए। रिएक्शन ली थी ए से बी। क्या ली थी? ए से बी। अब ये मैंने वहां भी बताया था, जेड के क्या था? वॉल्यूम अगर 1 हो, 1 मीटर क्यूब हो या 1 लीटर हो, और टाइम 1 सेकंड हो, तो जितने टक्कर होंगे, कोलिजन की संख्या, टक्करों की संख्या 1 वॉल्यूम में, 1 टाइम में, 1 टाइम सेकंड, 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब में टक्करों की संख्या कितनी होगी? वो क्या है? के। वो क्या है? के था। क्या था? ये होगी टक्कर थ्योरी। टक्कर थ्योरी में एक और बच गया, ऊर्जा आरेख। क्या बच गया? ऊर्जा आरेख। ऊर्जा आरेख समझना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं ऊर्जा आरेख। क्या पढ़ते हैं? ऊर्जा आरेख। ऊर्जा आरेख कुछ नहीं है, अगर समझोगे तो आसानी से समझ लोगे। बस बोर्ड की तरफ ध्यान देना। आप किसकी तरफ ध्यान देना? बोर्ड की तरफ। टक्कर में प्रभावित टक्करों की परिभाषा पूछी जा सकती है। इफेक्टिव टक्कर कौन सी होंगी? इफेक्टिव टक्कर के लिए 2 कंडीशन होगी। एक तो ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा क्या होना चाहिए? उनके पास ऊर्जा क्या होनी चाहिए? ये से कम या उससे, ये से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। अब एनर्जी आरेख, एनर्जी आरेख खींचते हैं, ऊर्जा का ग्राफ खींचते हैं। 2 अभिक्रिया हैं। पहली अभिक्रिया, पहली रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक, उष्मा शोषी। एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी, इसको दोनों को ऐसे ही पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक। इसको क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी। इसको क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी। इसको क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपी। अब यहां से समझ में आ रहा होगा, उष्मा का जो शोषण करे, उष्मा की जरूरत हो, जिसको उष्मा की जरूरत हो, जिसको उष्मा की जरूरत नहीं हो। अब यहां से समझना, दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। जहां पहला, जहां लिख रहा हूं, इसके लिए डेल्टा एच का मान, जो अभिक्रिया की उष्मा थी, वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अर्थात उष्मा की जरूरत होगी, नेसेसरी होगी, उष्मा की नीड होगी। यहां डेल्टा एच का मान कैसा आएगा? नेगेटिव। डेल्टा एच का मान क्या आएगा? नेगेटिव। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ समझना, ग्राफ ही मेन इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी, ओरिएंटेशन। एनर्जी इस साइड क्या है? एनर्जी। इस साइड क्या है? कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। इस साइड क्या है? निर्देशांक। अब ऐसा ग्राफ बनाना है जिसके लिए डेल्टा एच क्या हो? पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या हो? पॉजिटिव। जैसे कोई रिएक्टेंट यहां था, अब समझना, ये रिएक्टेंट, ये क्या है? यहां क्या है? रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं?
रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी, रिएक्टेंट की औसत ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं? इतने को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी, प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी। अब जो ये डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा एच। इसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन की एनर्जी, रिएक्शन की एनर्जी। इसमें क्या होगा? प्रोडक्ट ये ज्यादा है, समझना, ये जैसे 30 है, ये 30 कैलोरी है सपोज करो, और ये क्या है? 50 कैलोरी। अब डेल्टा एच क्या लाना है? पॉजिटिव। किसको किस में से घटाना होता है? प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में से। तो यहां से HP माइनस एच आर, HP माइनस एच आर। जैसे ये यहां कोई रिएक्टेंट है, अभिक्रिया इसके लिए यहां से समझना, अभिक्रिया आगे की इस दिशा में जा रही है, रिएक्शन A से B जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अगर अभिक्रिया है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात करूं तो क्या ज्ञात कर सकता हूं? EF बोल सकता हूं। EF क्यों बोलूं? फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। क्या बोलूं? फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, आगे जाने के लिए। क्या बोलूं? आगे जाने के लिए। अब ये क्या होगा? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट यहां था, अगर ये बैकवर्ड में जाए, उल्टी जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन जाए, तो इसके लिए EB, ये हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। इसके पास इतनी तो है, इतनी एनर्जी चाहिए जिससे वापस यहां जाए, यहां से यहां जाएगा। इसको इतनी एनर्जी चाहिए यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। यहां से समझना, इस अभिक्रिया के लिए, उष्मा शोषी के लिए मैं यहां से लिख सकता हूं HP का मान HR से क्या होगा? समझ लेना, प्रोडक्ट की एनर्जी किससे ज्यादा होगी? रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट की 50 है, ये क्या है? 30 है। ये क्या है? 30 है। यहां से इसको क्या बोलते हैं? ETH, दहली ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं? ETH, थ्रेशोल्ड एनर्जी, टोटल एनर्जी। यहां से अगर मैं ETH निकालूं, क्या निकालूं? ETH में क्या कर सकता हूं? ये समझ लेना, ये प्लस ये रिएक्टेंट के साथ, रिएक्टेंट की एनर्जी के साथ अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जोड़ दूं, किसकी जोड़ दूं? फॉरवर्ड रिएक्शन की। किसकी जोड़ दूं? फॉरवर्ड रिएक्शन की। समझ में आ गया? यहां देखना है, उष्मा शोषी नहीं, उष्मा शोषी पढ़ा रहा हूं, उष्मा शोषी को एक बार छोड़ देना, समझना। इसके लिए क्या लिख सकता हूं? ETH, यहां लिख रहा हूं दहली ऊर्जा। क्या लिख रहा हूं? दहली ऊर्जा। ये समझ लेना, ETH को क्या लिखता हूं? ये प्लस ये, इतनी ऊर्जा किसके बराबर होगी? HR प्लस ये फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड। दूसरा, इसके लिए डेल्टा एच क्या लिख सकता हूं? HP, सभी के लिए HP माइनस HR लिखना है। डेल्टा जो कैसा आएगा? जो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। जो कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये 50, ये 30। यहां से ETH वापस लिख रहा हूं। अगर मैं HP लूं, प्रोडक्ट की एनर्जी लूं, HP प्लस इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी रिएक्शन की जोड़नी पड़ेगी? बैकवर्ड, जो पीछे जा रही है, जो पीछे जा रही है, क्योंकि उसको एनर्जी कितनी चाहिए? इतनी तो है, इतनी और चाहिए, इतनी तो है, इतनी और चाहिए। दूसरा ETH, अगर मैं यहां से ETH वापस निकालूं तो मैं ये एनर्जी, देखना ये एनर्जी, ये क्या है? किसकी एनर्जी है? ये पूरी तो किसकी है? प्रोडक्ट की। इतनी एनर्जी किसकी है? HR की। किसकी? HR की। प्लस इसमें अभिक्रिया की एनर्जी जोड़ दूं, किसकी एनर्जी जोड़ दूं? ये प्लस ये प्लस ये, क्या होगी? EAB। और कोई भी कई बार न्यूमेरिकल दे देते हैं, न्यूमेरिकल जैसे जेई के एग्जाम में आया था एक बार, जिसमें क्या दे रखा था? रिएक्टेंट की एनर्जी दे रखी थी, बैकवर्ड की उसकी दे रखी थी एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों को जोड़ दिया। इसका मान 30 दे रखा था, इसका मान 50 दे रखा था। जो सेम ये क्वेश्चन आया था, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 80 कैलोरी। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 80 कैलोरी। ये हो गया डेल्टा एच। डेल्टा एच को क्या करना है? पॉजिटिव। ये तो होगी एंडोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक के लिए ये ग्राफ बनाना है। एंडोथर्मिक के लिए क्या, कौन सा ग्राफ बनाना है? ये। इसके बाद एक्सोथर्मिक देखते हैं। अब एक्सोथर्मिक समझना, एक्सोथर्मिक का मतलब जिस अभिक्रिया में उष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा, उष्मा निकलेगी। जिस अभिक्रिया में उष्मा की जरूरत नहीं है, उष्मा एनर्जी क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकलेगी, इसका मतलब डेल्टा एच का मान क्या होगा?
नेगेटिव, डेल्टा एच का मान नेगेटिव। समझना दोस्तों, दोस्तों समझ में आ रहा होगा। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक को क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी। अब इसको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला एक चीज तो आपको याद रहनी चाहिए, डेल्टा एच जो कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये कैसा आएगा? नेगेटिव। डेल्टा एच कैसे आएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव आएगा, इस हिसाब से ग्राफ बनाना है, वापस समझना। डायग्राम, एनर्जी डायग्राम बनाना है। ये क्या है? इस साइड एनर्जी, ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। एनर्जी यहां क्या है? निर्देशांक, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट। यहां से समझना कोऑर्डिनेट। जैसे ये प्रोडक्ट था, ये क्या है? यहां से कोई भी रिएक्टेंट है, यहां कोई रिएक्टेंट है, ये क्या है? यहां बन गया प्रोडक्ट, यहां बन गया प्रोडक्ट। वापस इसको क्या लिख सकता हूं मैं? एच आर। समझना, एच आर ज्यादा है, एच आर ज्यादा है, मतलब इसको 30 कैलोरी मान लेता हूं। सपोज 30 कैलोरी मान लिया, तो इसको कितना मानना है? इससे कम होगा एचपी, एचपी को मैंने 20 मान लिया, तो डेल्टा एच क्या होगा? समझना, डेल्टा एच निकाल सकता हूं यहां से। डेल्टा एच क्या होगा? एचपी माइनस एच आर। एचपी कितना है? 20 माइनस 30 बराबर माइनस 10। नेगेटिव आ गया। अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से नीचे प्रोडक्ट आए तो कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। समझ में आ गया। अगर ऊपर जाए कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या मैं लिख सकता हूं? एच आर की एनर्जी किससे ज्यादा होगी? एचपी से ज्यादा होगी। देख लेना, या एच आर की एनर्जी। अब रिएक्टेंट के लिए इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन कौन सी रिएक्शन के लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। कौन सी रिएक्शन के लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। इसको क्या बोलते हैं? ये डेल्टा एच हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। किसके लिए? बैकवर्ड के लिए। अब डेल्टा एच को क्या तो मैं इसमें से ये घटा दूं? देखना, इसमें से ये घटा दूं, या इतनी एनर्जी में से, समझना, इसमें से ए बी में से एफ घटा दूं, ए बी में से एफ घटा दूं, लेकिन वो पॉजिटिव आएगा। अपन को तो क्या करनी है? नेगेटिव करना। तो क्या घटाना है? यहां से तीसरा पॉइंट, डेल्टा एच बराबर ई एफ माइनस ई एफ बी। ए एफ माइनस ए बी, क्योंकि ज्यादा कौन सी है? जे, और कम कौन सी है? जैसे ज्यादा कौन सी थी? ये घटानी थी, ये घटानी थी, तो इसमें ज्यादा वाली घटा दी। ज्यादा। चौथा पॉइंट, अगर मैं ईटीएच निकालू इसके लिए, ईटीएच क्या होता है? जे। ईटीएच क्या होता है? टोटल एनर्जी। पहले तो जोड़ सकता हूं एच आर, एच आर प्लस ए एफ, ये तो हो गया एच आर प्लस ए एफ। दूसरा एच पी प्लस ई ए बी। तीसरा ये प्लस ये प्लस ये। समझ में आ गया? ई एफ में ई एफ है, इसमें क्या जोड़ना है? एच आर जोड़ना है, जिसका योग किसके बराबर है? एच पी प्लस डेल्टा एच। ई एफ क्या है? ई एफ प्लस एच पी प्लस डेल्टा एच। आपको तो कैसे भी करके ये जोड़ दीजिए, प्लस ये बराबर होगी, यहां तक की बराबर। बस ये ईटीएच हो गई। ये क्या होगी? ईटीएच। ये था टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत के बाद पढ़ लिया एक ऊर्जा एनर्जी डायग्राम। समझ में आया कि दोस्तों? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करना, सर यहाँ प्रॉब्लम थी। क्या थी सर? यहाँ प्रॉब्लम थी। वैसे समझ में आ गया होगा आपको। मैंने बहुत धीरे समझाया है, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। बस अब आपको एक ही चीज याद रखनी है, अगर प्रोडक्ट ऊपर है ग्राफ में तो कौन सी होगी? एंडोथर्मिक। कौन सी होगी? एंडोथर्मिक। और प्रोडक्ट अगर नीचे है तो कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक। तो कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक। ये ग्राफ